तो आज बात करते हैं इन्फीबीम वेन्यू की। ये एक पेनी टाइप का स्टॉक है और ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के पास काफ़ी ज़्यादा है। 9,000 करोड़ की ये कंपनी है और इसमें 8 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। स्टॉक प्राइस 30-31 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पीई रेशो 40 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 के पास है। तो शुरू करते हैं इनके बिजनेस से। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है पेमेंट बिजनेस। ये एक फिनटेक कंपनी है। तो ये कंपनी मर्चेंट्स और बैंक्स को पेमेंट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस फील्ड में है, बिजनेस टू कंज्यूमर में नहीं है। कंपनी 200 से ज़्यादा टाइप की पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करती है। ये बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का है। इंडिया के बाद अरब कंट्रीज़ में भी प्रेजेंट है कंपनी। दूसरा इनका बिजनेस है बिल एवेन्यू, जो भारत बिल पे सिस्टम पे बेस्ड है। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है सिर्फ। ये कुछ बड़ी कंपनीज के नाम हैं जिनको इन्फीबीम सर्विस प्रोवाइड करती है और आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है इस काम के लिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना। इसके अलावा इनकी सब्सिडरी है जिससे वो पेमेंट्स के थ्रू छोटे व्यापारियों के लिए मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, कैश कलेक्शन, आधार बेस्ड पेमेंट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देखा जाए तो कंपनी डिजिटल पेमेंट्स का एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बनाकर बैठी है। तो इन सारे बिजनेसेस से कंपनी का 94% रेवेन्यू आता है। एक ये डिवाइस आपने देखा होगा शॉप्स पे, ये भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस अब इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें एक ऐप से फ़ोन को ही यूज़ किया जा सकेगा। इस POS डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद जो बाकी एक SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, पेमेंट्स और बैकएंड सर्विसेज लाइक ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स ये सब प्रोवाइड करती है। इससे एक छोटी कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करने में आसानी होती है। इसमें भी कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। आप देख सकते हो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनकी क्लाइंट है। तो ये है मेन बिजनेस इस कंपनी के। अब इसके बाद जो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हैं कि एक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती जा रही हैं क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा है, तो एक अच्छा फ्यूचर है इस सेक्टर में। सेकंड, ये कंपनी सबसे ज़्यादा पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करती है और इनके पास एक अच्छा खासा बेस है क्लाइंट्स का। आप देख सकते हो इनमें काफ़ी फेमस नाम हैं। नेक्स्ट, इंडिया की ये पहली लिस्टेड कंपनी है इस फील्ड की और साथ ही ये पहली इंडियन कंपनी है जिसको सऊदी अरब में अप्रूवल मिला है बिजनेस के लिए। और इनकी पेपाल के साथ भी पार्टनरशिप हुई है जिससे इसको ग्लोबली बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। इनकी एक सब्सिडरी का मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में IPO आने जा रहा है। अभी इन्होंने प्री IPO में $25 मिलियन फंड रेज किए हैं सक्सेसफुली। इंडिया में इन्होंने काफ़ी कंपनीज में स्टेक एक्वायर किया है और एक क्वार्टर पहले ही इन्होंने RBI से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी ले लिया है। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में 4200 करोड़ तक का रेवेन्यू टारगेट लेकर चल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़। ऐसे ही नेक्स्ट 2 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू का 30% का जो पार्ट है वो इंटरनेशनल बिजनेस से लाएगी। और इनका जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट यूज़ करती है वो अभी इन्होंने प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना है इस साल, जिससे इनकी सेल्स और इंक्रीज हो सकती हैं। और लास्ट में कंपनी ने एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम शुरू किया है जिसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई है। ये काफ़ी तरह से काम में
आएगा इन फ्यूचर। जो मेन पर्पस रहेगा इसका वो फेशियल रिकॉग्निशन होगा। जैसे आज के टाइम पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे एआई की हेल्प ली जाती है ताकि लोग अपना चेहरा छुपा के भाग ना पाएं। तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है फ्यूचर में। अब तक तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम इसका लॉन्ग टर्म पे चार्ट देखते हैं। तो 2018 में ये स्टॉक एक दिन में 70% गिरा था, वो भी सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के चलते, और आज तक पुराने हाइज अचीव नहीं कर पाया। उस टाइम पे लोअर सर्किट अपर सर्किट का कंसेप्ट नहीं था नॉर्मल स्टॉक्स पे, और ये स्टॉक उसके पहले भी इंट्राडे में बड़ी फॉल दिखाता रहता था रेगुलरली। और एक फेक मैसेज से ये इतना गिर गया क्योंकि उस टाइम पे इसकी जो वैल्यूएशन थी वो बहुत हाई थी। पीई रेशो 300 प्लस टच कर चुका था और 150 से तो ऊपर ही ट्रेड हो रहा था लगातार। लेकिन अब आप सोचो कि इन 6 सालों में स्टॉक न्यू हाई क्यों नहीं लगा पाया। 6 साल काफ़ी टाइम होता है लॉन्ग टर्म के तौर पे। आज के टाइम पे 2 साल में 10 गुना हो जाते हैं स्टॉक्स, लेकिन ये 6 साल में कुछ खास नहीं कर पाया। तो अब हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैश एम्प्लॉयड की। ये कंपनी सिर्फ 5-6% की रिटर्न ही कमा पा रही है। इवन इन हिस्ट्री इसने कभी बहुत अच्छी रिटर्न नहीं कमाई। तो मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पूरे साल की मेहनत के बाद 6% कमाते हैं, और अगर यही पैसा एफडी में डाल देते तो 7% की रिटर्न तो आराम से कमा लेते। ऊपर से कोई टेंशन नहीं, कोई बिजनेस की भाग दौड़ नहीं। तो इनका बिजनेस मॉडल कोई खास अच्छा नहीं है। वैसे भी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी वो ही मानी जाती है जो कम से कम 15% की आरओई और आरओसीई दे। तो पहली प्रॉब्लम कि पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं। दूसरा, ये लोग लगातार डिविडेंड दे रहे हैं, चाहे बहुत थोड़ा सा डिविडेंड है लेकिन फिर भी पैसा तो बांटा जा रहा है। तो पहले कमाई कम हुई, दूसरा डिविडेंड में पैसा बांट दिया। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी को ग्रोथ के लिए लगातार पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इन्फीबीम को भी पैसा चाहिए। कंपनी सिंपली लोन ले सकती है लेकिन इनकी बुक्स में लोन दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने लास्ट कुछ सालों में फंड्स के लिए न्यू शेयर्स इशू किए हैं, जिनके चलते नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं और वो अर्निंग डाइल्यूट होती जा रही है। अगर इसका नुकसान समझें तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 2018 में कंपनी ने 88 करोड़ का प्रॉफिट किया और अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस 0.41 रुपीज़ का है। इस टाइम कंपनी प्रॉफिट 88 करोड़ से डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करके 200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो ईपीएस है वो भी डबल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो 0.73 रुपीज़ ही है। ये डबल भी नहीं हुआ क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट कर दी गई है और ईपीएस के बिना शेयर प्राइस भागेगा तो वो बबल जैसा ही होगा। इसके साथ ही आप देखो 2018 से अब तक सेल्स 4 गुना हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, जबकि नेट प्रॉफिट 2 गुना हुआ है और ईपीएस तो 2 गुना भी नहीं। तो सेल्स और प्रॉफिट सिंक में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 19% से कम होकर 8-10% पे आ गए। तो ये भी दिक्कत है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती स्टॉक्स में। इसके अलावा स्मॉल कैप में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, उनकी शेयर होल्डिंग। वो भी इनकी कम होती जा रही है। आज के टाइम पे सिर्फ 27% स्टॉक प्रमोटर्स के हाथ में है। ये कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, तो एक विश्वास आता है कंपनी पे।
तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं कंपनी की। और कंपनी ने जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस लिया है आरबीआई से, उसको समझो। इंडिया में करंटली पेमेंट एग्रीगेटर प्लेयर्स देखो, इसमें इतना कंपटीशन है, इसमें कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। ज़्यादातर कंपनीज के हालात पतले हैं। ऊपर से कल कोई आरबीआई ने पॉलिसी चेंज की, जहाँ कंपनी ने कोई गलती कर दी तो पेटीएम याद आ जाएगा। तो अगर आप इस बिज़नेस को नहीं समझते, जहाँ आपको ज़्यादा फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। लेकिन कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में अच्छे रिजल्ट्स पेश किए और न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही हैं। तो इसके चलते अगर आप इसको ट्रेड करना चाहो तो एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट सितंबर में 14 रुपीज़ से 42 तक 3 गुना हुआ ये स्टॉक 6 मंथ्स में। उसके बाद अब करेक्शन चल रहा है। एक अच्छा स्टॉक 30-35% की करेक्शन दिखा सकता है बुरे हालात में। तो इस टाइम मार्केट के हालात तो बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक का 30-35% करेक्शन का जो जोन है वो 26 के आसपास बन रहा है। और इस टाइम पे 26 to 28 में एक सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। तो आप इसको फाइनल सपोर्ट मानकर चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वैसे तो मोमेंटम प्लेयर्स के लिए 33-34 के लेवल्स पे एग्जिट था, वहाँ पे ट्रेंड टूट चुका था। अब फाइनल 26-28 का एरिया मान सकते हो, यहाँ से दोबारा मोमेंटम के चांसेस हैं, बाकी भगवान जाने। और अगर मेरी मानो तो और बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल हैं, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।